वैसे सुनने में ये बात काफी अनफेयर लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दैट हस्बैंड विल बी लायबल टू पे द लॉसेस ऑफ हर वाइफ इन ट्रेडिंग। लेकिन यही पूरा सच है या नहीं, ये आपको इस वीडियो के एंड में पता चलेगा। हेलो गाइस, आई एम आयुष एंड यू आर वाचिंग लीगल सिपाही। अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा ट्रेंड पर था। अब सोशल मीडिया में ऐसी खबर फैलने के बाद तो जितने भी ट्रेडिंग करने वाले हस्बैंड से उनके दिलों में डर सा बैठ गया है। टेंशन मत लो, तुम्हारे इसी डर को दूर करने के लिए आज मैं ये वीडियो बनाने बैठा हूँ। बट यू विल बी शॉक्ड अगर तुम्हें पता चल गया कि कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। अब ये साबित करने के लिए कि ये जो हेडलाइन है ये पूरी तरह से सच नहीं है, इसके लिए हमें एक छोटा सा केस स्टडी करना होगा। इस केस स्टडी के अंदर जो कैरेक्टर्स यानी कि जो किरदार है उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहला आता है हस्बैंड, फिर आती है वाइफ, उसके बाद आता है उनका ब्रोकर, उसके बाद आता है आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल एंड देन आता है हाई कोर्ट एंड उसके बाद सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। अब मैटर शुरू होता है ईयर 1999 से, जब हस्बैंड और वाइफ ने सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट्स ओपन करवाए एक ब्रोकर के थ्रू। अब इस स्टॉक ब्रोकर का ये क्लेम था कि ये जो हस्बैंड और वाइफ है इन्होंने ये जो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाया है ये इसको जॉइंटली ऑपरेट करना चाहते थे और फ्यूचर में कोई भी लायबिलिटी अराइज हो तो वो उसको आपस में शेयर करेंगे। उसके बाद अर्ली 2001 में जो वाइफ का ट्रेडिंग अकाउंट था उसमें कुछ नेगेटिव बैलेंस आ गया था, यानी कि डेबिट बैलेंस आ गया था। लेकिन हस्बैंड बहुत ज्यादा केयरिंग पर्सन था, तो उसने अपने ब्रोकर को बोला कि भाई देखो, मेरा जो अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट है वो पॉजिटिव बैलेंस है उसमें, यानी कि क्रेडिट बैलेंस अभी है उसमें, तो मेरे अकाउंट के बैलेंस को तुम ट्रांसफर कर दो मेरे वाइफ के अकाउंट में और उसके जितने भी लॉसेस हुए उसको सेट ऑफ कर दो। यहाँ तक तो सब कुछ बहुत ही स्मूथ चल रहा था और बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अब इनकी जिंदगी में आ जाता है ग्रहण, यानी कि स्टॉक मार्केट का क्रैश हो जाना। अब क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो जो डेबिट बैलेंस था वो इतना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ कि जो ब्रोकर था उनको हस्बैंड और वाइफ दोनों के ही अगेंस्ट में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना पड़ा ताकि वो पैसे रिकवर कर सके। अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारे फोर्थ कैरेक्टर की, जो है आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। अब जिनको नहीं पता आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल क्या होता है, बस इतना समझ लो, आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट के लिए, यानी कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं जिनको आपको कोर्ट में सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना, उनको सॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जैसे नाम के एक बॉडी को बनाया गया है। बेसिकली कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जैसे बॉडी को बनाया गया है ताकि लोग अपने जो मैटर है उनको आउटसाइड द कोर्ट ही सेटल कर सके। अब आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल अपना फाइनल अवार्ड यानी कि अपना फाइनल डिसीजन देता है इन द फेवर ऑफ द ब्रोकर और ये बताता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही लायबल होंगे फॉर द लॉसेस। अब केस को थोड़ा और पेचीदा बनाने के लिए हस्बैंड ने ये काउंटर क्लेम किया कि पहले जो ब्रोकर ने हस्बैंड के अकाउंट से वाइफ के अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर किए थे उसके लॉस को सेट ऑफ करने के लिए, वो ट्रांसफर अनऑथोराइज्ड था, यानी कि हस्बैंड ने उसके लिए परमिशन नहीं दिया था। हालांकि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने इसके काउंटर क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि डिसमिस कर दिया, इसी कारण से क्योंकि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का ये कहना है भाई तुमने अल्टीमेटली तो ये कह ही दिया था ना अपने वाइफ के साथ एग्रीमेंट करके कि मैं तुम्हारा सारे लॉसेस भरूंगा, तो अब भरो। यानी कि ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा पैसा ट्रांसफर जो हुआ है वो ऑथराइज ट्रांसफर हुआ है या अनऑथराइज ट्रांसफर हुआ है, जाना तो वो वाइफ के ही अकाउंट में और तुमने पहले एग्रीमेंट करके रखा था कि तुम जितने भी फ्यूचर लायबिलिटीज अराइज होंगी उसको पे करने के लिए बिल्कुल तैयार रहोगे। लेकिन इसके बाद भी हस्बैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसने फाइनली अपील फाइल कर दिया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट यानी कि हमारा पांचवा कैरेक्टर यहाँ पर अनलॉक हो जाता है। इसके बाद ये मैटर जैसे ही हाई कोर्ट के पास पहुंचा, हाई कोर्ट ने तो सीधा उंगली उठा दिया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के ऊपर। हाई कोर्ट ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ये कहा कि भाई ये जो तुमने मैटर लिया है ये तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन में है ही नहीं, यानी कि ये तुम्हारे कैपेसिटी से बाहर है। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने ये कहते हुए फटकार लगा कि भाई ये जो डिसीजन तुमने दिया है ओरल एग्रीमेंट को जस्टिफाई करते हुए, ये बिल्कुल गलत है। इस चीज का, इस मैटर का डिसीजन जो होना चाहिए वो तो सेबी रेगुलेशंस के रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद इस केस को इतना घुमा फिरा करके अल्टीमेटली केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट तक, यानी कि हमारा लास्ट एंड अल्टीमेट कैरेक्टर अनलॉक हो चुका है। उसके बाद द अल्टीमेट बॉस सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि भाई ये जो मैटर है वो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के अंदर आ सकता है। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के पास अपना खुद का ज्यूरिसडिक्शन है इस मैटर को लेकर के, और इस तरह आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल बियॉन्ड अथॉरिटी नहीं गया है। उसके बाद इस मैटर को लेकर के एक अल्टीमेट और फाइनल डिसीजन ये सुनाया कि जो हस्बैंड और वाइफ ये दोनों ही लायबल होंगे, चाहे जॉइंटली लायबल हो या सेवरली लायबल हो, लेकिन दोनों ही लायबल होंगे फॉर पेइंग द लॉसेस टू द ब्रोकर। लेकिन अगर सब कुछ इतना ही सिंपल था तो ये टॉपिक अराइज कहां से हुआ कि हस्बैंड विल बी लायबल फॉर
वाइफ लॉसेस। ये टॉपिक अराइज हुआ सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के कारण कि हस्बैंड एंड वाइफ बोथ विल बी जॉइंटली या फिर सेवरली लायबल। ये जो वर्ड सेवरली लायबल है, इसका मतलब होता है या तो हस्बैंड सारे लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगा या फिर वाइफ सारे लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगी। अब ये जो हस्बैंड विल बी सेवरली लायबल यानी कि हस्बैंड ही सारे लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगा, इस वाले पार्ट को स्पेशली सोशल मीडिया के द्वारा पिक आउट किया गया है फॉर अट्रैक्टिंग द व्यूअर्स। इट इज वेरी सिंपल गाइस। हमारे जनरल लॉज के अंदर हस्बैंड वाइफ के लायबिलिटीज को पे करने के लिए तभी लायबल होती है व्हेन इट इज अबाउट नेसेसिटी ऑफ वाइफ एंड ट्रेडिंग इज नॉट अ नेसेसिटी। इसीलिए किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट या रील्स को स्क्रॉल करके देखते हुए तुरंत उस पर भरोसा कर लेना कैन बी डेंजरस। इसीलिए गो विथ योर ओन रिसर्च। और अगर तुम लोगों को रिसर्च नहीं करना है तो मैं तो हूँ ही फिर तुम लोगों के साथ। मोर ऑफ दीज टाइप्स ऑफ वीडियोस, डू सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक शेयर वगैरह कमेंट वगैरह जो करना है करो, लेकिन करो जरूर। मिलता हूँ मैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में किसी नई केस स्टडी के साथ with new solution for new problems.